हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग सक्षमता में पूछे गए प्रश्नों को विश्लेषण सहित हल जानने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज का प्रयाण गीत क्या था? ऑप्शन है, सारे जहां से अच्छा, कदम कदम बढ़ाए जा, हम एक दिन सफल होंगे, देश को युवाओं को शहीद होना चाहिए। इसका जो सही जवाब है वह होगा कदम कदम बढ़ाए जा। आज़ाद हिंद फौज से संबंधित और भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? इस प्रश्न का जवाब होगा रास बिहारी बोस ने। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसके सर्वोच्च कमांडर थे। चूँकि इस प्रश्न में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम आया है, इसलिए हम लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी जानते हैं। उससे संबंधित दो नारे महत्वपूर्ण हैं, जिसे कई परीक्षाओं में पूछा गया है तथा आगे भी पूछने की संभावना है। जैसे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये किसका प्रसिद्ध नारा है? तो सुभाष चंद्र बोस। दूसरा नारा सुभाष चंद्र बोस का दिल्ली चलो, यह भी एक प्रसिद्ध नारा है जो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया है। एक प्रश्न और बनता है, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी सर्वप्रथम किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी सर्वप्रथम किसने कहा था? तो इसका सही जवाब होगा जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को पहली बार नेताजी कहकर बुलाया था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन 15 अगस्त 1947 को दिल्ली में नहीं था? इनमें से कौन 15 अगस्त 1947 को दिल्ली में नहीं था? ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये तो दिल्ली में थे। डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल, ये भी थे। महात्मा गांधी, नंबर डी राजगोपालाचारी। 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय महात्मा गांधी बंगाल के नवाखाली में सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए अनशन कर रहे थे और वह दिल्ली में नहीं थे। इस प्रश्न का सही जवाब महात्मा गांधी होगा। इनमें सभी ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री, राजगोपालाचारी भारत के प्रथम भारतीय वायसराय राजगोपालाचारी थे और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर पुकारा जाता है। यानी चारों ऑप्शन से हमारा अलग अलग तरह के बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं।
जैसे भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसके द्वारा दी गई? बारदोली आंदोलन में वहाँ के स्थानीय महिलाओं द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता कहलाते हैं। राजगोपालाचारी भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, वायसराय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मिलाया नहीं गया है? सरिस्का, अलवर। ये सही है। सरिस्का राजस्थान के अलवर ज़िले में है, जो एक टाइगर रिजर्व के रूप में जाना जाता है। इसमें अभी कुल 33 बाघ हैं। पेंच गढ़वाल, ये पेंच गढ़वाल मध्य प्रदेश में पड़ता है, ये भी सही है। अगला है वाल्मीकि हजारीबाग, ये गलत है। वाल्मीकि नगर या वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, जो बिहार के पश्चिमी चंपारण ज़िले में अवस्थित है। यह बाघों के लिए सुरक्षित क्षेत्र है, लेकिन यहाँ ऑप्शन वाल्मीकि नगर हजारीबाग दिया गया है, यानी इस प्रश्न का सही जवाब सी होगा। नागार्जुन सागर श्रीशैलम, ये भी सही है। ये नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ये भी टाइगर रिजर्व के रूप में जाना जाता है। गोगाबिल पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? पक्षी अभयारण्य उसको कहते हैं जिसमें पक्षियों के लिए आरक्षित क्षेत्र होता है और प्रवासी पक्षियों को आकर्षित करने के लिए कई प्रकार के प्रयास किए जाते हैं। गोगाबिल कटिहार जिले के मनिहारी में अवस्थित है, तो इसका सही जवाब कटिहार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाजरा किस प्रकार की ज़मीन और शैल पर अच्छी तरह से उगता है? बाजरा किस प्रकार की ज़मीन और शैल पर अच्छी तरह से उगता है? बाजरा हर प्रकार के मिट्टी में उगाई जा सकती है, परंतु बाजरा की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी होती है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब काली मिट्टी होगा। इस प्रश्न का सही जवाब काली मिट्टी है। बाजरा से संबंधित और भी प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं, जैसे बाजरा सर्वाधिक किस राज्य में उपजाया जाता है? बाजरे की सर्वाधिक खेती भारत के किस राज्य में होती है? इसका सही जवाब राजस्थान होगा। राजस्थान में बाजरे की सबसे अधिक खेती होती है या उत्पादन होता है। और यदि पूछा जाए कि बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन दुनिया में किस देश में होता है, विश्व में बाजरे का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है, तो इसका आंसर हमारा प्यारा भारत होगा। यानी भारत में बाजरे की सबसे अधिक खेती होती है। मिट्टी से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं, जैसे काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? तो काली मिट्टी में जल धारण की क्षमता अधिक होती है, इसलिए यह कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। और काली मिट्टी को
कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न हो सकता है, भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है? भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है? तो भारत में 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। भारत में 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सूखे का खतरा अधिक है? बिहार को बिहार को 4 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। क्षेत्र 1, क्षेत्र 2, क्षेत्र 3 और क्षेत्र 4। तो जोन 3 में सबसे अधिक सूखा पड़ता है। बिहार के जोन 3 में सबसे अधिक सूखा पड़ता है। चूँकि बिहार के बीचों बीच से गंगा नदी बहती है, इसलिए गंगा नदी के उत्तरी क्षेत्र को उत्तर बिहार और दक्षिणी क्षेत्र को दक्षिण बिहार कहा जाता है। उत्तरी बिहार में कई सारी नदियां हिमालय से निकलकर गंगा में मिलती है, इसलिए ये क्षेत्र अधिक बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। जबकि दक्षिणी क्षेत्र में कम नदियां तथा कम वर्षा के कारण सूखा क्षेत्र है। ये भी प्रश्न हमसे पूछा जा सकता है कि बिहार के किस भाग में बाढ़ की संभावना अधिक रहती है? तो उत्तरी बिहार। अगला प्रश्न है, सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक लोहे का उपयोग किस लोहे में किया जाता है? लोहा को उद्योगों की जननी माना जाता है। लोहा के कारण ही औद्योगिक विकास हो पाया और लोहा अयस्क से निकाला जाता है। अयस्क 4 प्रकार के होते हैं। प्रश्न पूछ सकता है, लौह अयस्क कितने प्रकार के होते हैं? तो लौह अयस्क 4 प्रकार के होते हैं। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, साइडराइट। लौह अयस्क कितने प्रकार के होते हैं? लौह अयस्क 4 प्रकार के होते हैं। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और साइडराइट। इसमें से हेमेटाइट अयस्क से सबसे अधिक लोहा प्राप्त होता है। सबसे अधिक लोहा हेमेटाइट से प्राप्त होता है। तो इस प्रश्न का आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में बिहार राज्य दूध सहकारी संघ स्थापित किया गया था? दूध सहकारी संघ दूध के उत्पादन और वितरण को सुचारू रूप से चलाने के लिए बिहार में 1983 ईस्वी में दूध सहकारी संघ की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय पटना में है। तो इस प्रश्न का सही जवाब डी होगा, 1983। इससे रिलेटेड और भी प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं, जैसे भारत के किस राज्य में दूध का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो चूँकि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश राज्य में पाई जाती है, इसलिए यहाँ मवेशियों की संख्या भी अधिक है। तो सबसे अधिक दूध का उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है। सबसे अधिक दूध का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? उत्तर प्रदेश। और यदि प्रश्न पूछा जाए कि विश्व में दूध का
सर्वाधिक उत्पादक देश कौन है? तो इसका आंसर भारत होगा, यानी भारत में दूध उत्पादन सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न है 80 डिग्री का पूरक कोण कौन है? पहले पूरक कोण को जान लेते हैं हम लोग। पूरक कोण उस कोण को कहते हैं यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो इसे पूरक कोण कहा जाता है। तो दो कोणों में से एक कोण 80 डिग्री दिया हुआ है, तो इसमें 90 लाने के लिए हमें 10 जोड़ना पड़ेगा। इस प्रश्न का आंसर 80 और 10 बराबर 90 होता है, इसलिए 80 दिया हुआ है तो 10 ही होगा। इससे संबंधित और भी प्रश्न हो सकते हैं, जैसे समपूरक कोण। यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो इसे समपूरक कोण कहा जाता है। पूरक कोण दो कोणों का योग 90 डिग्री तो उसे पूरक कोण कहते हैं। यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो इसे समपूरक कोण कहा जाता है। हमें आसान सा कोण पूछा जा सकता है, हालांकि कोण का कई प्रकार है, लेकिन कुछ आसान कोण के बारे में हम लोग जान लेते हैं। जैसे समकोण किसे कहा जाता है? 90 डिग्री के कोण को समकोण कहा जाता है। 90 डिग्री के कोण को समकोण। 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा, 0 से बड़ा 90 से छोटा कोण को न्यून कोण कहा जाता है। 90 से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा कोण को अधिक कोण कहा जाता है। 0 से 89 0 डिग्री से 89 डिग्री तक के कोण को न्यून कोण, जबकि 90 डिग्री के कोण को समकोण और 90 डिग्री से एक बड़ा और 180 डिग्री से छोटे कोण को अधिक कोण कहा जाता है। वहीं 180 डिग्री का कोण को ऋजु कोण कहा जाता है। 180 डिग्री के कोण को ऋजु कोण कहा जाता है। 180 डिग्री का कोण किसी भी सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। चलिए गणित के प्रश्नों को हम लोग फिर अलग से देखेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक त्रिआयामिक आकृति? त्रिआयामिक आकृति ऐसी आकृति जिसमें 3 आयाम हो, इसे त्रिआयामिक आकृति कहते हैं। यानी जिसमें 3 आयाम हो, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये सभी हो तो इसे हम लोग त्रिआयामिक आकृति कहते हैं। जैसे एक ईंट लेते हैं हम लोग, घर बनाने वाला ईंट, उसमें लंबाई भी होता है, चौड़ाई भी होता है और ऊंचाई भी होता है, तो इसे त्रिआयामिक 3D आकृति बोलेंगे। उसी जगह बेलन भी त्रिआयामिक है। बेलन, शंकु, घन, घनाभ ये त्रिआयामिक आकृति है, जबकि त्रिभुज, आयत, वर्ग इनमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होता है, ऊंचाई नहीं होता है, तो इसे हम लोग द्विआयामिक आकृति बोलते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब पिरामिड होगा। पिरामिड एक ऐसी आकृति होती है जिसका आधार त्रिकोणीय और शीर्ष भाग एक कोणीय होता है। ये नोकीला होता है। शंकु टाइप में शंकु और पिरामिड एक ही आकृति में बनाया जाता है, लेकिन फर्क होता है कि शंकु गोलाकार होता है और पिरामिड गोलाकार नहीं होकर के ये कोणीय आकार में होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब पिरामिड ही है। इसके साथ ही
आज के प्रश्नों को यहीं हम लोग विराम देते हैं। कल फिर आगे के प्रश्नों को देखेंगे। आप हमारे साथ इतने देर बने रहे, इसके लिए आपका धन्यवाद।